अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं। आज लाहौर में बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा होने जा रही है। या तो दफ़ा 144 नाफिज होगी या फिर दफ़ा 804 नाफिज होने जा रही है। अब ये क्या है, पंजाब गवर्नमेंट ने भी सुहेल अफरीदी के लाहौर आने पर 2 अहकाम जारी किए। कुछ असरात में आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं कि भाई अगर ऐसा करोगे तो फिर ऐसा भी हो सकता है, धमकी है। फिर एक अच्छा पैगाम भी जनाब सामने आया है, कुछ ऐसे इक़दाम किए गए हैं। उसके अलावा ये है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पे मैनचेस्टर में हमला हुआ था शहजाद अकबर पे। उसका हमलावर कौन है, उसका हमलावर का भी पता चल चुका है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और ये है कि फिर हम बात करेंगे जनाब, ये जो मुज़ाकरात वाली कहानी शुरू हो चुकी है, मुज़ाकरात क्यों शुरू हुए, कौन सी वजूहत हैं, अंदरूनी वजूहत हैं, बैरूनी वजूहत हैं, क्या हैं ये। और उसके अलावा ये है कि जनाब एहसन इकबाल साहब ने कल वो पाकिस्तान में एयर वे न्यूज़ पे बात कर रहे थे जनाब, उनको मुंह पे कहा गया है कि ये बंद करो, ये वीडियो बंद करो। ऐसा क्या उन्होंने कहा है, कौन बंदा है वो। अब इसके ऊपर बड़ी एक बहस छिड़ चुकी है जनाब। लाइव एक मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक वफाकी वज़ीर बैठा हुआ है, उसको सामने से कोई बंदा आ जाता है और बिल्कुल उसको धकेल देता है कि ये बंद करो वीडियो, और ये बंद करो, ये सिलसिला बंद करो बेसिकली ना। अब ये क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, एहसन इकबाल साहब के मामले के ऊपर। और आखिर पे हम जनाब बात करेंगे PIA वाला वो जो मामला है, PIA के ऊपर दोबारा बात हम करने लगे हैं, थोड़ी सी और बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला KPK, उनने जो स्ट्रीट मूवमेंट का उन्होंने आगाज़ लिया था, इस्लामाबाद से उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ लिया था। उस मूवमेंट का जो दूसरा जो पड़ाव है वो लाहौर का है, उन्होंने ऐलान किया हुआ था, तकरीबन 1 हफ़्ते से चल रहा था पंजाब। अच्छा, पहले उनका नोटिफिकेशन भी वहाँ से जारी हुआ था कि वो असम्बली में जाएंगे, अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अपोजिशन वहाँ पर साफ ज़रिए, यहाँ तो इंडिपेंडेंट अरकान हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट भी हैं तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अच्छा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी आज से लाहौर का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। पंजाब असम्बली में PTI अरकान से मुलाकात तय, तलबा, सहाफ़ियों और दीगर शोबों के अफराद से मुलाकातें करेंगे। सुहेल अफरीदी के कोट लखपत जेल जाने का भी इम्कान है। PTI के सज़ा याफ्ता रहनुमाओं से मुलाकात का इम्कान भी सामने आया है। पंजाब हुकूमत ने यहाँ पर जनाब 2 उनको वो दी हैं खबरें हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से सुहेल अफरीदी के लाहौर आने पर। पहले जो खबर है वो आपके सामने रखते हैं, दूसरी फिर असरात हैं वो फिर आपके सामने रखते हैं। पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई महकमा दाखिला ने तमाम मुताल्लिका इदारों को इंतजामात की हिदायत कर दी है। अच्छा, एक साइड पर ये है जब उनको सिक्योरिटी दी जाएगी और उनके जो मामलात हैं उनके राह में कोई रुकावट भी नहीं डाली जाएगी। अच्छा, एक साइड पर ये है, दूसरी साइड पर थोड़ा सा हम आते हैं दफ़ा 804 वाली कहानी, वो जो हमने शुरू में आपसे कहा था कि दफ़ा 804 वाली क्या कहानी है। अब उसमें यह है कि जनाब एक तो लिबर्टी चौक में जनाब उन्हें आके किसी जो रैली होगी उससे आके खिताब करना है। उन्होंने कहा था कि जनाब पंजाब लाहौरियों हम आ रहे हैं, लिबर्टी चौक पड़ाव की तैयारी पकड़ लो। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है या जो KPK की जो काबीना है उसके शफ़ी जान है या जो भी हैं, उनकी तरफ से जनाब कुछ बयानात सामने आए। अब एलिजिडली उनकी तरफ से आए या वैसे जनाब पार्टी के बाकी जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से जनाब सामने आए। अच्छा, उससे पहले जनाब ये कल सुहेल अफरीदी ने, इसके ऊपर दोबारा आते हैं, इस खबर को थोड़ी देर के लिए यहीं रोकते हैं। उन्होंने कल बाड़ा में, खैबर का जो इलाका है बाड़ा में जनाब उन्होंने एक जलसा से खिताब किया है और सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पर खूब गर्जे बरसे हैं। और वहाँ भी उन्होंने लाहौर जो रैली है, लाहौर का जो उनकी लाहौर जो यात्रा है उसका भी वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है। और उसको सामने रख के जो अज़मा बुखारी साहिबा हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब, उन्होंने कल एक वार्निंग जारी की। उन्होंने कहा कि या तो ये लाहौर आएँ और जो इनकी जो SOP है, इन्होंने जनाब जिस चीज़ से मुलाकात करनी है उनसे मुलाकात करें, खाना शाना खाएं और ये वो, और फिर वापस चले जाएं। अदरवाइज़ अगर इन्होंने यहाँ पर कोई हल्ला गुला करने की कोशिश की, कोई रैली हेल्ड करने की कोशिश की, कोई लिबर्टी चौक में जाके कुछ मतलब वहाँ पर कुछ मतलब डेफिनेटली अभी जमहूरियत है तो जमहूरियत में एहतजाज करना, गैदरिंग करना, रैली निकालना ये जमहूरी हक़ है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। वो तो 4 करोड़ आबादी के वज़ीर आला हैं। अच्छा, उसके अलावा बिलावल भुट्टो ने कल बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा है कि क्योंकि अब पंजाब की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, उन्होंने कहा कि हम अगले इलेक्शन में सिंध से हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं, सिंध से। और बिलावल भुट्टो ने कहा मोस्ट वेलकम। पता नहीं यार, हमें पता नहीं क्या हो जाता है, लाहौर में जो भी आता है हम उसको जनाब पकड़ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि जनाब अज़मा बुखारी साहब जनाब खुल के सामने आ चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ हल्लड़बाजी करने की कोशिश भी की गई तो हम जनाब फिर
अपने पुराना जो उनका तौर तर्ज है उस पे आ जाएंगे और कार्रवाई करेंगे, कानून हरकत में आ जाएगा। कानून हरकत में आएगा फिर उसका क्या मतलब है? डेफिनेटली पंजाब पुलिस और फिर यहाँ पर देखते हैं कि टकराव होगा, टकराव कामयाब होगा या फिर दबाव कामयाब होगा, क्या कहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये फिर आज का दिन ही शाम को फिर दूसरे व्लॉग में हम आपके सामने ये खबर रखेंगे। अच्छा, ये उसके जनाब कोई असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। अब दूसरी खबर आपके सामने रखते हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर पर मैनचेस्टर में हमला हुआ था। अब यह है कि कल के व्लॉग में भी हमने आपके सामने कोई तफसीलात रखी थी। अब यह है कि उसका जो हमला आवर है वो कौन है, वो जो उसकी डिटेल भी सामने आ चुकी हैं। शहजाद अकबर से रब्ता किया गया, उनके जो करीबी दोस्त हैं, काफ़ी सारे ट्वीट भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तो खिड़की से देखा है, वो एक गोरा चिट्टा सा बंदा था, वो जो गोरा था, मतलब यह है कि बरतानवी गोरा था, वो जनाब कचरा उठाने वाला था, उसमें मुँह पे मास्क लगाया हुआ था, काफ़ी लंबा हाइटेड था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो एकदम से जनाब वो पंचंग करना शुरू हो गया मेरे फेस पे, और उनकी नाक की 2 हड्डियाँ टूट गई हैं, जा की भी एक हड्डी टूटी हुई है। ये मेडिकल उसमें जो आ रही हैं तफसीलात सामने आ रही हैं। अच्छा, उसके अलावा 2023 में भी शहजाद अकबर पर एसिड अटैक हुआ था, तेज़ाब फेंका गया था इनके ऊपर, और बाद में जो बरतानवी पुलिस थी उस वक्त उन्हें वो इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन बाद में जनाब वो इन्वेस्टिगेशन एक सर्टेन एंड के ऊपर जाकर क्लोज कर दी गई थी कि फेंकने वाला कौन है पता नहीं चला। लेकिन अब ये है कि थोड़ी सी मामला थोड़ा मुख्तलिफ हैं। मामला कैसे मुख्तलिफ हैं? अब ये है कि एक वहाँ उनका जो इदारा है स्कॉटलैंड यार्ड या फिर कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो होती है और जो हाई स्टेक मामलात होते हैं उसके ऊपर वो कहते हैं ना कि एंड तक पहुँचना और वो चोर को घर तक छोड़ाना, और ये है कि उसको पकड़ना, मतलब उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक वर्ड वहाँ पर बड़ा यूज़ होता है बरतानिया में, वो है प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन। प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर ओपन कर दी गई है बरतानवी पुलिस की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि बरतानवी मीडिया जो है वो खामोश है। इसी तरह जब 2023 में जब उनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया था उस वक्त बरतानवी मीडिया फुल बोल पड़ा था, और इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि बरतानवी मीडिया इस वजह से खामोश है क्योंकि क्रिसमस का मौका है। क्रिसमस बहुत बड़ा त्यौहार है वर्ल्ड वाइड, तो जो मीडिया आउटलेट्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बाकी जो सोशल मीडिया है, तो वो उन सरगर्मियों में अपने आप को उन्हें इन्वॉल्व रखा हुआ है। इसी वजह से जनाब वो जो मीडिया है वो नहीं बोल रहा। अच्छा, तीसरी बात जनाब ये है कि जो ख़बर है वो है एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब कल बादामी 11th आवर एक प्रोग्राम है वसीम बादामी साहब का, मासूमाना, जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जनाब वो उनसे बात कर रहे थे। अब एहसन इकबाल साहब उनके साथ बात कर रहे थे शो में। अब ये जो बात कर रहे थे इसी दौरान वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे ताबड़तोड़ जनाब वो कर रहे थे, हमले कर रहे थे, और उनकी जो क़यादत है बानी तहरीक इंसाफ हैं, जो भी हैं, उनने बुशरा बीबी साहिबा हैं, ये जो भी हैं उनके ऊपर जनाब वो तनकीद कर रहे थे एकदम से। असल में मीडिया में ऐसा होता है कि हम जैसे बैठे होते हैं, एक एंकर बैठा हुआ है और हमारे साथ दरमियान में एक विंडो होती है, उसके अंदर रेलेवेंट डेटा सर्कुलेट कर रहा होता है, और दूसरी साइड पे जो हमारा गेस्ट होता है वो बैठा होता है। अब एक मिसाल है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ पर एंकर पर्सन हूँ, और उस साइड पे जो गेस्ट बैठा हुआ है वो या तो वो स्टूडियो के अंदर बैठा हुआ होगा, या घर में बैठा होगा, या फिर वेब कैम के ज़रिए बैठा होगा, या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए होगा, या किसी होटल से होगा, व्हाटएवर जो भी होगा, एक्सटर्नली जहाँ भी बैठा होगा। अब जनाब वो बात चल रही थी, उस दौरान जनाब एकदम से सामने वो एहसन इकबाल साहब ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं, और जैसे ही ऊपर देखते हैं तो वो एकदम से जनाब थोड़े सहम भी जाते हैं कि ये कौन है, और कहते हैं बंद करो इसको, मतलब उसको बाकायदा पीछे धकेल देता है कि बंद करो इसको। वो कैमरा हिल जाता है, वो जो फ्रेम है, फ्रेम उसको हम कहते हैं अपनी मीडिया की लैंग्वेज में, वो फ्रेम भी बाकायदा तौर पर टूट जाता है। और जनाब फिर थोड़ी देर के बाद एहसन इकबाल साहब दोबारा आ जाते हैं कि जनाब ये है कि कुछ नहीं हुआ था, और ये है कि बस मैं सब नॉर्मल है, और ये घर के अंदर सारा कुछ हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत बड़े सवालात जन्म दे रहे हैं कि वहाँ पर कौन था। अगर घर में भी था तो घर में एहसन इकबाल सबसे बड़े हैं, तो भाई इनसे बड़ा कौन है जो इस तरीके से उनसे बात कर रहा है? पूरी दुनिया ने वो देखा है, आप वो खुद वीडियो देख सकते हैं, जिस तरह वो बात की गई है, वो जो टोन इस्तेमाल की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा है, उनके घर के अंदर कोई उनका मुखालिफ है, किसी होटल में अगर वो बैठ के वीडियो लिंक के ऊपर उन्होंने लिया हुआ था, तो उस वक्त होटल के अंदर से कोई बंदा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायती है, जो मुंह पर आके उसको बिल्कुल पुश कर दिया है और माइक भी आगे से हटा लिया है कि भाई क्यों इस तरह बात करो, इसको रोको। खैर, इसके ऊपर मज़ीद जो तफसीलात आएंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा ये है कि ख्वाजा साहब ने
कल एक जनाब ट्वीट किया था उन्होंने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब के ऊपर कुछ ताबड़तोड़ हमले किए थे। उन्होंने कहा था मुशर्रफ के इक़्तिदार को जो लेजिटिमेसी देने में इनने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, और आमिर की और मतलब वो जो एक डिक्टेटर है उसकी गोद में बैठ कर जनाब इक़्तिदार में है। कल भी हमने कहा था। अच्छा, आज सारा दिन, मतलब कल की हम बात कर रहे हैं, सारा दिन मीडिया टॉक में एक नुक्ता जनाब चलता रहा, वो ये था कि इनने कहा था कि जनाब डिक्टेटर की गोद में बैठ के इक़्तिदार में है। तो ख्वाजा साहब से हमने कल भी सवाल किया था, आज दोबारा हम सवाल करते हैं कि ख्वाजा साहब आप किसकी गोद में बैठ कर आए, आप कौन सी कश्ती पे चले बैठ कर आए, गोद को छोड़ें। आप 2018 का इलेक्शन हो, 2024 का इलेक्शन हो, 2013 का हो, 8 का हो, पीछे चले जाएँ। कौन सा इलेक्शन ऐसा है जो कि उनकी मर्ज़ी के बग़ैर जनाब हुआ हो, आप खुद बता सकते हैं। हमारा एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है, और कल भी ठीक ठाक। अच्छा, मज़े की बात यह है, बड़ी हैरानी की बात यह है कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून इसी एक पॉइंट को लेकर जनाब उसको डिफेंड करने पे लगी हुई है। खुदा का नाम लें, बच्चे बच्चे को पता है यहाँ पर इलेक्शन कैसे होते हैं। भाई मेरे, कैसी बातें कर रहे हैं आप। कौन कैसे आता है, कौन से दरवाजे क्रॉस करके आता है, कौन से गेट क्रॉस करके आता है, कौन से पापड़ बेल के आता है, कौन सी गाड़ी पे बैठ के आता है, सब कुछ को पता है इस चीज़ का। इसके ऊपर हम मज़ीद भी बात नहीं करना चाहते। अच्छा, अब ये है कि जनाब जो PIA की हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसमें PIA के बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब इसको 10 अरब में बेचा गया है, और 10 अरब में तो ब्लूबर्ड सिटी ने भी बोली लगाई थी इसकी, पिछली मरतबा जो बिडिंग हुई थी उसमें वो भी थे। और ये है कि अब तो 10 अरब, फिर भी वही 10 अरब है। बकाया जो रकम है 135 में से, वो आने वाले 5 साल में उसके ऊपर वो खर्च की जाएगी। हुकूमत को फिर भी कुछ नहीं मिला। हाँ, इक्विटी की मद में इनको एक मरतबा इनको जनाब वो 45 अरब मिला है, टोटल मिला के इनको 55 अरब मिला है। लेकिन बहस जो छिड़ रही है वो है उनकी मालियत की, कि उनके जो असासे हैं उनकी मालियत कितनी ज़्यादा है। PIA की 135 अरब रुपए की बोली लगी है अमेरिकी डॉलर्स में, ये 48 मिलियन डॉलर बनते हैं। PIA के पास 19 जहाज़ हैं, जबकि एक बोइंग 777 की कीमत 400 मिलियन डॉलर से ज़ायद है। आप खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं, 400 मिलियन डॉलर से ज़ायद है। जो बोली लगी है वो PIA के एक जहाज़ से भी कम है। आप अंदाज़ा लगाएं, 400 मिलियन डॉलर है और उधर से 48 मिलियन डॉलर, 48 मिलियन डॉलर है। 135 अरब रुपए का 48 मिलियन डॉलर बनता है। एक 777 जहाज़ की जो कीमत है वो है जनाब 400 मिलियन डॉलर। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 19 जहाज़ हैं, इसको कैसे बेचा गया है, क्या तरतीब अपनाई गई है, इसके पीछे कौन से अवामिल हैं, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है। और इसके ऊपर भी तकरीबन कल सारा दिन जनाब इसी कीमतें हैं। अब अच्छा, वेबसाइट पे फिर हमने खुद इसको वेरीफाई भी किया है, ऐसा ही है। उसकी जो लिस्ट आप जाके देखिए, उनकी कीमतें क्या हैं, कौन कौन से जहाज़ हैं, फिर आप बोइंग है या उसके अलावा जो एयरबस है, जो भी इनके जहाज़ हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख लें, उनकी कीमत का अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि भाई इनकी कीमत क्या है और फिर हमने उनकी क्या कीमत लगाई है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये कैसे हमने ये सारा डील किया। खैर, एक वेबसाइट पे कीमतें हैं और हमारी जो PIA की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी कुछ कीमतें हैं और एक कंपनी की हैं। दूसरे नंबर पे ये तज्ज़िये हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हकीकत क्या है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।